प्रवक्ता स्क्रीनिंग भर्ती परीक्षा एवं अन्य सभी शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित आप सभी प्रतिभागियों को मेरा सादर नमस्कार। मैं नीलेश सनवाल आज के इस लेक्चर में आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं यूकेपीएससी लेक्चरर स्क्रीनिंग एग्जाम का जो सिलेबस है उसमें एक पॉइंट वाइज एक सिलेबस में मेंशन है शैक्षणिक मूल्यांकन, आवश्यकता, प्रकार एवं विधियां। तो मैं आप सभी कैंडिडेट से कहना चाहूँगा कि जो मैंने इस पे नोट्स बनाए थे अपने स्वयं के तैयारी के समय, ये एक काफ़ी विस्तृत टॉपिक है मापन एवं मूल्यांकन, क्योंकि इसमें मूल्यांकन की आवश्यकता, मापन के प्रकार, मूल्यांकन के प्रकार और विधियाँ, तो एक लंबे इस पे नोट्स होने के कारण मैंने यहाँ पे आज के इस लेक्चर पे हम जो यहाँ पे डिस्कस करेंगे इसका पार्ट 1, यानी कि आज हम मापन और मूल्यांकन क्या होता है इस पे डिस्कस करेंगे। मापन कितने प्रकार के होते हैं और साथ ही मूल्यांकन, उसके अर्थ, उसके परिभाषा और मूल्यांकन की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ इवेल्युएशन, और मूल्यांकन के पक्ष, और लास्ट में मापन और मूल्यांकन में अंतर को समझेंगे। और जो मूल्यांकन के प्रकार है उसको हम दोबारा से नेक्स्ट वीडियो हम वहाँ पे उसके लिए लेक्चर अपलोड करेंगे। तो आप सभी लोग अपना नियमित अध्ययन करते रहें। तो सर ज़्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, मापन तथा मूल्यांकन मीन्स मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन। तो देखिएगा यहाँ पर मूल्यांकन एक व्यापक शब्द है जिसमें मापन एवं निरीक्षण दोनों कार्य निहित हैं। यानी कि जो मापन होता है वो कहीं ना कहीं आप ये समझ लीजिएगा मूल्यांकन के अंदर ही निहित होता है। अभी आप समझ जाएंगे क्या मेजरमेंट होता है और क्या इवेल्युएशन, दोनों में अंतर हम पढ़ते पढ़ते। तो यानी कि मूल्यांकन के अंतर्गत ही मापन भी आता है। तो मापन एवं मूल्यांकन में अंतर होता है। देखिए, अब मापन किसी भी वस्तु की संख्यात्मक तस्वीर होती है और मूल्यांकन में मापन के साथ साथ परिमाणात्मक चित्र भी सम्मिलित रहता है। तो यहाँ पे जो मेन एक पॉइंट है कि मापन में किसी वस्तु की संख्यात्मक तस्वीर होती है, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे अगर हम कहीं पर कहें कि किसी एक जो आपके पास कोई वस्तु है, सपोज उसकी लंबाई अगर हमने कह दिया सपोज 2 मीटर है, तो ये उसका मेजरमेंट है, ठीक है। या किसी छात्र के किसी परीक्षा में कितने अंक आए तो उसका मेजरमेंट है, ठीक है। और मूल्यांकन में उसके बारे में, उसकी वस्तु स्थिति, उसके गुणों के बारे में भी पता चलता है। आगे हम आपको बताते हैं तो यहाँ पे आप समझ जाएंगे। अब देखिए, मापन से यह पता चलता है कि कोई वस्तु कितनी है, मीन्स हाउ मच, उसकी क्वांटिटी कितनी है, उसकी मात्रा कितनी है किसी वस्तु की, वह मापन बताएगा, ठीक है। जबकि मूल्यांकन से यह पता चलता है कि कोई वस्तु कितनी अच्छी है, हाउ गुड। समझ रहे हैं आप धीरे धीरे, मूल्यांकन में उसके गुणों के बारे में भी पता चलेगा, ठीक है। अब देखिए, मापन के क्षेत्र सीमित होते हैं जबकि मूल्यांकन के क्षेत्र विस्तृत या व्यापक हैं। मैं आपको कहना चाहूंगा यही पिछले बार 2021 के लेक्चरर में यहीं से क्वेश्चन बन गया था। एक क्वेश्चन वहां पे बना था कि मूल्यांकन के क्षेत्र हैं, उसमें कुछ ऐसे ऑप्शन थे सीमित, संकुचित, विस्तृत, ठीक है। तो वहां पर उसका आंसर था विस्तृत, ठीक है। क्योंकि तो मूल्यांकन अपने आप में काफी वास्ट होता है, अभी धीरे धीरे जैसे हम पढ़ेंगे तो समझेंगे। तो देखिए, मापन की अपेक्षा मूल्यांकन अधिक व्यापक है। मापन मूल्यांकन का अंग मात्र है, मीन्स मेजरमेंट इज अ पार्ट ऑफ द इवेल्युएशन। मापन क्या है, मूल्यांकन का पार्ट है। तो यहाँ पर आप क्या क्या समझे, मापन में केवल संख्यात्मक तस्वीर, न्यूमेरिकल वैल्यू दी जाती है। मूल्यांकन में उसके परिमाणात्मक चित्र, यानी कि उस वस्तु के गुणों के बारे में भी बताया जाएगा। मापन में केवल इतना पता चलता है कि कोई वस्तु कितनी है, और मूल्यांकन में यह पता चलता है कि कोई वस्तु कितनी अच्छी है, ठीक है। अब मैं आपको अभी एग्जाम्पल में आगे देखेंगे, नोट्स में यहाँ पर आप समझाएंगे। देखिए यहाँ से आपको मापन और मूल्यांकन और क्लियर हो जाएगा। देखिए, छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि को अंकों में व्यक्त करना मापन का उदाहरण है। जैसे किसी के मान लीजिए मैथमेटिक्स में 100 में से 90 मार्क्स आए, ठीक है, वो क्या है, मापन है, केवल अंक निर्धारित करना, अंकों में व्यक्त करना मापन है।
जबकि छात्रों के प्राप्तांकों के आधार पर उनकी उपलब्धि के स्तर के संबंध में संतोषजनक अथवा असंतोषजनक स्थिति का निर्धारण करना मूल्यांकन का उदाहरण है। जैसे हमने कहा किसी के मान लीजिए 92 मार्क्स हैं, तो 92 मार्क्स क्या है, मेजरमेंट है, मापन है। अब उसमें मूल्यांकन क्या होगा कि हम कहेंगे कि वह छात्र जिस विषय में 92 मार्क्स हैं तो वह उस विषय में अच्छा है, संतोषजनक। तो ये मूल्यांकन हुआ। हमने कहा कि छात्र को मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से आती है, ठीक है, अगर मैथमेटिक्स में 92 मार्क्स हैं। ऐसी अगर मान लीजिए किसी छात्र के कम मार्क्स हैं तो हम कहेंगे कि छात्र उसमें कमजोर है, उस विषय में उसे और अधिक मेहनत करने की जरूरत है। तो संतोषजनक और असंतोषजनक स्थिति का निर्धारण मूल्यांकन में किया जाता है, इवेल्युएशन। अब देखिएगा साहब, मूल्यांकन में अधिक जोर इस बात पर दिया जाता है कि उद्देश्यों की प्राप्ति किस स्तर तक हुई है। ठीक है, ये भी आप समझ गए होंगे। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल, रजनी ने गणित में 92 आउट ऑफ 100 अंक प्राप्त किए हैं, तो यह मापन है। हमने कहा कि रजनी ने 92 मार्क्स उसके आए 100 में से, तो यह क्या है, मेजरमेंट है। अब देखिए मूल्यांकन में यह पता चलता है कि रजनी गणित विषय में अच्छी है तथा वह गणित विषय में किस स्तर तक के प्रश्न हल कर सकती है, यानी कि ये हमें किससे पता चलेगा, आपके मूल्यांकन से, कि वह किस लेवल तक के क्वेश्चंस को उसमें सॉल्व कर सकती है। देखिएगा, मूल्यांकन की तुलना में मापन अधिक शुद्ध तथा विशिष्ट होता है। यानी कि मापन क्या होता है, अधिक शुद्ध और विशिष्ट, क्योंकि तो उसमें अंक प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, देखिए कितने एग्जाम में जब हम आप लोगों के लिए एमसीक्यू लेकर के आएंगे तो वहां पर इसमें इन्हीं में से डिफरेंट टाइप के एमसीक्यू बन जाएंगे। तो अभी आप समझ को बनाइए, फिर हम बाद में इसके एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे। अब देखिएगा साहब, आगे बढ़ते हैं। अब आता है अधिगम का मापन। अब मापन को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं, मापन की परिभाषाएं भी। तो देखिए मापन का अर्थ, मीनिंग ऑफ मेजरमेंट, प्रायः मापन से अभिप्राय यह लगाया जाता है कि यह प्रदत्तों का अंकों के रूप में वर्णन करता है। ठीक हो गया, मापन किसी वस्तु का शुद्ध एवं वस्तुनिष्ठ रूप से वर्णन करता है। ठीक हो गया, ये भी आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई ऐसी बड़ी दिक्कत है नहीं। अब साहब यहां पर देखिए मापन की परिभाषाएं। तो सबसे पहली परिभाषा है साहब एस स्टीवेंस साहब की, क्योंकि तो मापन में इन्होंने आगे भी हम आगे पढ़ेंगे, मापन को 4 स्तरों में डिवाइड किया। एस स्टीवेंस साहब, ये मापन के बारे में इन्होंने क्या कहा, आप जरूर ध्यान में रखिए इस डेफिनेशन को। इन्होंने कहा मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। तो इस बात को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। इनकी डेफिनेशन है, मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। ठीक है साहब, ऐसे ही नेक्स्ट डेफिनेशन आप यहां पे देखिएगा, हेल्मस्टेडर साहब की डेफिनेशन है। हेल्मस्टेडर साहब ने क्या कहा, मापन को एक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें किसी व्यक्ति या पदार्थ में निहित विशेषताओं का आंकिक वर्णन होता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे इसको भी। मापन को एक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है और उस प्रक्रिया में क्या होता है, जिसमें किसी व्यक्ति या पदार्थ में निहित विशेषताओं का आंकिक वर्णन, न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, तो ये मापन की दूसरी डेफिनेशन थी। अब साहब नेक्स्ट डेफिनेशन फिर से देखिएगा, मैरिसन साहब ने क्या कहा है, ये इन्होंने कहा है, मापन मूल रूप से एक भाग के रूप में उस प्रक्रिया से संबंधित है जिसके द्वारा शिक्षक छात्र की किसी विशेषता को संख्यात्मक रूप प्रदान करता है। तो बार बार आप डेफिनेशन देख रहे हैं, तो हर जगह पर मेजरमेंट में क्या आ रहा है कि मेजरमेंट में न्यूमेरिकल वैल्यू जरूर जुड़ी होती है, यानी कि किसी चीज को अंकों में व्यक्त करना। ठीक है, आप इसको समझ गए होंगे। अब इसके बाद देखिएगा साहब नेक्स्ट डेफिनेशन, रिचर्ड एच लिंडेमैन, इन्होंने क्या कहा है, देखिए मापन को किसी मान्य नियमों के अनुरूप व्यक्तियों तथा वस्तुओं के किसी समुच्चय के प्रत्येक तत्व को अंकों के किसी समुच्चय से एक अंक आवंटित करने के रूप में परिभाषित
किया जा सकता है। यहाँ पर जो समुच्चय जो वर्ड है, एक्चुअली ये मैथमेटिक्स का वर्ड है। समुच्चय मीन्स सेट थ्योरी, जो मैथ में पढ़ते हैं। सेट मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स, यानी कि हमारे पास ग्रुप ऑफ नंबर्स, हमारे पास बहुत सारे नंबर्स होंगे, आंकड़े होंगे, ठीक है, अंक होंगे, उनका ग्रुप होगा। तो उस समुच्चय में से अंकों के किसी समुच्चय में से, अंकों के किसी सेट से कह लीजिए आप, अंकों के किसी ग्रुप से एक अंक आवंटित करने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। किसको? मापन को किसी मान्य नियमों के अनुरूप व्यक्तियों तथा वस्तुओं के किसी समुच्चय के प्रत्येक तत्व को अंकों के इसी समुच्चय से। अब आप समझ गए होंगे, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है कि तो हम ज्यादा डिस्कशन करेंगे तो वीडियो हमारी ज्यादा लेंदी हो जाएगी, आप समझ गए होंगे चीज को। नेक्स्ट आप कैंपबेल्स, आपकी डेफिनेशन देखिए, नियमों के अनुसार वस्तुओं या घटनाओं को प्रतीकों में व्यक्त करना मापन है। देखिए ऐसी छोटी छोटी डेफिनेशन ज्यादा पूछी जाती है, ठीक है। तो नियमों के अनुसार वस्तुओं या घटनाओं को प्रतीकों में व्यक्त करना मापन है। यह कथन किसका है या यह परिभाषा किसकी है? अगर ऐसे आता तो कैंपबेल साहब की, ठीक। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो सबसे पहले हमने डिस्कस करी, वो है एसएस स्टीवेंस साहब की। अब देखिएगा साहब, शैक्षिक मापन, एजुकेशनल मेजरमेंट। तो देखिए इसमें एक तो होता है गुणात्मक मापन। यह क्या होता है जरा समझिए, किसी वस्तु, मनुष्य अथवा क्रिया के गुणों के आधार पर उसका मापन करना गुणात्मक मापन कहलाता है, ठीक है। इसे किसी निश्चित इकाई अंकों में नहीं मापा जा सकता है। जैसे क्या कि किसी वस्तु, मनुष्य अथवा उसके क्रिया के गुणों के आधार पर उसका मापन करना गुणात्मक मेजरमेंट हो गया। इसके उदाहरण हो गया कि अभिवृद्धि का परीक्षण या बुद्धि का परीक्षण, ठीक है। जो आईक्यू है वो एक अलग तरीका है, जैसे हम आईक्यू मेजरमेंट करते हैं, मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु इंटू 100, वो अलग है। बुद्धि लब्धि नहीं लिखा है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, यहाँ पे बुद्धि का परीक्षण लिखा है, ठीक है। यानी गुणात्मक मापन में हम कभी नहीं कहते हैं कोई छात्र किसी प्रश्न को जल्दी हल कर लेता है तो उसका माइंड काफी शार्प है, वो इंटेलिजेंट है, समझ रहे। यहाँ पे बुद्धि लब्धि से आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, ठीक। अब देखिएगा मात्रात्मक मापन। तो मनुष्य के कुछ ऐसे गुण होते हैं जिन्हें परिमाण के आधार पर मापा जाता है, वो मात्रात्मक मापन में आ जाएगा। जैसे किसी व्यक्ति की लंबाई हो गई, किसी का भार हो गया या दूरी आदि, तो ये मात्रात्मक मापन हो गया। मात्रात्मक मापन का आधार शून्य होता है, तो जीरो से भी स्टार्ट होता है, ठीक है। तो गुणात्मक मापन में क्या है, किसी व्यक्ति के गुणों के आधार पर उसका मापन किया जाता है, ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति ईमानदार है, हमने कह दिया, ठीक है, ये सब चीजें। तो गुणात्मक और मात्रात्मक मापन आप समझ गए होंगे साहब यहाँ पर। अब ध्यान दीजिएगा आगे, मापन के स्तर की अवधारणा मनोवैज्ञानिक स्टैनले स्मिथ स्टीवेंस, देखिए जिनका हम एसएस स्टीवेंस नाम कह रहे थे, तो मापन के स्तर की अवधारणा मनोवैज्ञानिक स्टैनले स्मिथ स्टीवेंस या एसएस स्टीवेंस ने 1946 ने दी थी, मतलब 1946 में इन्होंने दी थी। तो किसने दी थी, इस नाम को आप जरूर याद कर लें, एसएस स्टीवेंस। अब एसएस स्टीवेंस साहब ने मापन के कितने स्तर बताए, आपसे पूछा जा सकते हैं। देखिए स्तरों के नाम और इनके डिटेल में जाए या न जाए वो बात की बात है, लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि एसएस स्टीवेंस के अनुसार मापन मेजरमेंट के कितने स्तर हैं। तो 4 स्तर हैं। कौन कौन से हम उनको भी डिस्कस कर रहे हैं। पहला इन्होंने कहा नामित स्तर या नामित मापक, यानी कि नॉमिनल लेवल ऑब्लिक स्केल। अब इसमें क्या होता है, ध्यान से देखिए मापन के नामित स्तर में इनमें व्यक्तियों अथवा घटनाओं को किसी गुण या विशेषता के आधार पर कोई नाम, शब्द, अंक या संकेत प्रदान किया जाता है। देखिए क्या कहा कि इनमें व्यक्तियों अथवा घटनाओं को किसी गुण या विशेषता के आधार पर या तो कोई नाम या शब्द या अंक या संकेत प्रदान किया जाता है। जैसे यह एक गुणात्मक मापन है, ध्यान रखिएगा। जैसे लिंग, यानी कोई महिला है या पुरुष है, ठीक है, उसके गुण के आधार पर। रंग, धर्म, विषय, यानी कला, विज्ञान, वाणिज्य आदि, उसके अनुसार जो नाम, अंक या संकेत प्रदान किए जाएंगे उसको नामित मापक कहेंगे। दूसरा है सर क्रमित स्तर या क्रमित मापक, यानी कि ऑर्डिनल लेवल इसको कहा जाता है। इसमें क्या होता है जरा समझिए। देखिए साहब, यह मापन गुणों की मात्रा के आधार, गुणों की मात्रा के आकार पर आधारित होता है, जिस कारण विभिन्न श्रेणियों में एक क्रम होता है, ठीक है।
इसमें छात्रों को एक क्रम मीन्स रैंक प्रदान किया जाता है। क्रमित स्तर या क्रमित मापक में क्रमित मापन भी नामित मापन की तरह गुणात्मक मापन है। देखिए एक पहला क्या था, नामित स्तर था मापन के स्तर में, दूसरा क्रमित स्तर आया ऑर्डिनल लेवल, दोनों ही गुणात्मक हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, अब एक रैंक प्रदान की जाएगी, ये विशेष आप ध्यान रखिए। जैसे योग्यता के आधार पर श्रेष्ठ, औसत या कमजोर, या प्रथम द्वितीय तृतीय तथा फेल आदि, जिसमें मापा जाएगा इन चीजों को, इसको हम बोलेंगे मापन का क्रमित स्तर, एसएस स्टीवेंस साहब के अनुसार। ठीक है, तीसरा देखिए साहब, तीसरा इन्होंने बताया समान अंतराल स्तर या समान मापक स्तर, या इसको अंतरित स्तर भी बोलते हैं मापन का स्तर। अब देखिए इसमें क्या होता है साहब, मापन का यह स्तर नामित और क्रमित स्तर से अधिक परिमार्जित मात्रात्मक मापन है। यानी कि जो हमने पहले नामित और क्रमित स्तर पढ़े उनसे ज्यादा बेटर है, इसमें कहा जा रहा है। अब देखिए व्यवहारगत पहलुओं के आकलन में अंतराल मापनी सर्वोत्तम विधि है। विद्यालय में छात्रों की उपलब्धि मापन में शिक्षक मापदंड परीक्षण यानी कि क्राइटेरियन टेस्ट का प्रयोग करते हैं, जैसे निष्पत्ति परीक्षा। अब आप आगे समझिए, यह मापन गुणों की मात्रा पर आधारित होता है। देखिए पहले वाले नामित में तो था कि गुणों के आधार पर नाम दे देना, अब यह गुणों की मात्रा कितनी है उसके आधार पर। जैसे गुणों की मात्रा को इस प्रकार श्रेणीबद्ध किया जाता है कि प्रत्येक उप श्रेणी में अंतर समान रहता है। अब यहां पर ध्यान रखना, जैसे आयु हो गई, वेतन वृद्धि, वेतन में क्या वृद्धि है, ग्रेडिंग में श्रेणी, ये देखिए आप सबसे पहले ए बी सी डी जो ग्रेड दिए जाते हैं ना गुणों की मात्रा के आधार पर। ठीक है, यह जो है जनरली अंतरित स्तर है, यहां आपको ध्यान रखना है शिक्षा की दृष्टि से। जनरली आपको मापन के 4 स्तरों के नाम याद रखने, पहला नामित स्तर था, दूसरा क्रमित स्तर था, तीसरा अंतराल स्तर था या अंतरित स्तर था, समान अंतराल स्तर, चौथा होता है सर आनुपातिक स्तर, जिसको हम आगे डिस्कस करते हैं। तो आनुपातिक स्तर जिसको हम रेशियो लेवल बोलते हैं, यह मापन इन चारों में सर्वाधिक शुद्ध मापन है, जिसमें परम शून्य यानी कि एब्सोल्यूट जीरो भी होता है। यह मापन परिणामों को अनुपात के रूप में व्यक्त करता है। आगे देखिए, अब शिक्षा तथा मनोविज्ञान के क्षेत्र में इस मापन का प्रयोग कम होता है। आनुपातिक मापन कल्पित शून्य न होकर वास्तविक तथा परम शून्य होता है तथा प्राप्त परिणामों से जोड़, घटाव, गुणा, भाग जैसी सभी संक्रियाएं संभव हैं। जैसे भार का मापन करना, तापमान जैसे केल्विन में हम नाप रहे हैं, लंबाई है, पल्स रेट आदि है। यानी कि रेशियो यहाँ पर अगर हम देखेंगे इस हिसाब से, यानी कि यहाँ परम शून्य का यहाँ पर क्या रहता है, आपका कंसेप्ट रहता है। ठीक है, मेन आपको यह ध्यान रखना है कि यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनेगा, एसएस स्टीवेंस ने मापन के कितने स्तर बताए, 4 स्तर। आप इनके नाम रखें और थोड़ा बहुत इनके बारे में समझें। ठीक है साहब, ये तो हमने मापन को पढ़ा अभी तक। ठीक है, जनरली अंक प्रदान करना या और चीजें जो हमने यहाँ पे बताई। अब आता है साहब यहाँ पे मूल्यांकन की संकल्पना एवं परिभाषाएं। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा मूल्यांकन के बारे में अब डिस्कस करेंगे। तो देखिए साहब, मूल्यांकन शिक्षा के चलने में वाली एक सतत प्रक्रिया है। मूल्यांकन शिक्षा के चलने में वाली एक सतत प्रक्रिया है। थोड़ा सा मुझे शायद जब मैंने नोट्स लिखे हो तो यहाँ पर थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। मूल्यांकन शिक्षा के चलने में वाली एक सतत प्रक्रिया है। आप इसको ऐसे समझ लीजिए, थोड़ा सा मिस्टेक लग रही है। मूल्यांकन शिक्षा में चलने वाली, ऐसा कुछ होना चाहिए था। मूल्यांकन शिक्षा में चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है, इस टाइप से आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, शिक्षा में चलने वाली एक, यानी कि शिक्षा में हमेशा मूल्यांकन क्या होगा, हमेशा एक कंटिन्यूअस होगा, सतत होगा। ठीक है, हमेशा चलेगी, जो पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा को ज्ञात करके उसके संबंध में उचित या अनुचित का निर्णय लेने में सहायता प्रदान करती है। देखिए क्या कह रहा है, मूल्यांकन एक तो शिक्षा में चलने वाली सतत प्रक्रिया है, दूसरा जो पूर्व में निर्धारित उद्देश्यों यानी कि पहले से जो उद्देश्य आपने, शैक्षिक उद्देश्य जो आपने निर्धारित किए थे, उनकी प्राप्ति की सीमा क्या है, उनकी लिमिटेशन होगी, किस लिमिट तक प्राप्ति है,
उस लिमिट को ज्ञात करके उसके संबंध में उचित या अनुचित का निर्णय लेने में सहायता प्रदान करती है। यानी कि हमने शिक्षा के कुछ उद्देश्य बनाए थे कि इससे हम इस लिमिट तक क्या करेंगे, उद्देश्यों को प्राप्त करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग छात्रों से जैसे मूल्यांकन हम किस तरीके से करेंगे, आप ऐसे समझिए, हमने छात्रों को कोई क्वेश्चन दिया तो हम ये मानेंगे कि छात्र इस प्रश्न का उत्तर इस लिमिट तक या इस तरीके से उसको लिखना चाहिए। जब शिक्षक किसी कॉपी को चेक करता है तो एक कैसा आंसर चाहता है, वो शैक्षिक उद्देश्यों की सीमा है, उसको पहले अपने माइंड में सेट करेगा, उसके अनुरूप फिर वो कहेंगे उचित है अनुचित। जैसे मैथ्स में कोई क्वेश्चन है, उसका आंसर सपोज फिक्स है, तो हम क्या चाहेंगे कॉपी चेक करते समय, मूल्यांकन करते समय कि इसका आंसर ये आना चाहिए। तो शैक्षिक उद्देश्य वहां पर निर्धारित हो गए, उसके अनुसार फिर उस छात्र का आंसर उचित है या अनुचित है, इसके निर्णय लेने में सहायता प्रदान करती है। ये यहाँ पर अर्थ है। अब मूल्यांकन की परिभाषाएं देखिए साहब, सबसे पहले है M.N. डंडेकर साहब की डेफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा कि मूल्यांकन की परिभाषा एक व्यवस्थित रूप में की जा सकती है जो इस बात को निश्चित करती है कि विद्यार्थी किस सीमा तक उद्देश्य प्राप्त करने में समर्थ रहा। यानी मूल्यांकन की परिभाषा एक व्यवस्थित रूप में की जा सकती है जो इस बात को निश्चित करती है कि विद्यार्थी किस सीमा तक उद्देश्य प्राप्त करने में समर्थ रहा। तो आप समझ गए होंगे, डायरेक्ट ज्यादा समझाने का इसमें लग नहीं रहा है कुछ। दूसरी डेफिनेशन देखिए, क्वालेन तथा हन्ना जी की डेफिनेशन मूल्यांकन की बहुत इंपॉर्टेंट है भी। छात्रों के व्यवहार में विद्यालय द्वारा लाए गए परिवर्तनों के विषय में प्रमाणों के संकलन और उसकी व्याख्या करने की प्रक्रिया ही मूल्यांकन है। यानी कि छात्रों के व्यवहार में विद्यालय द्वारा लाए गए परिवर्तनों के विषय में प्रमाणों के संकलन और उसकी व्याख्या करने की प्रक्रिया ही मूल्यांकन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मानी जाती है इनकी मूल्यांकन की। नेक्स्ट देखिएगा साहब, रेमर्स एवं गेज, इन्होंने क्या कहा देखिए, इन्होंने कहा मूल्यांकन के अंदर व्यक्ति या समाज या दोनों की दृष्टि में जो उत्तम है अथवा वांछनीय है उसको मानकर चला जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है मूल्यांकन के संदर्भ में मूल्यांकन के अंदर व्यक्ति या समाज या दोनों की दृष्टि में जो उत्तम है अथवा वांछनीय है उसको मानकर चला जाता है, यह कथन किसका है? तो रेमर्स एवं गेज। तो इन्होंने क्या कहा देखिए इंग्लिश में, evaluation assumes a purpose or an idea of what is good or desirable from the standpoint of the individual or society or both। ठीक है, अब देखिएगा साहब नेक्स्ट डेफिनेशन, नॉर्मन ई ग्रोनलुंड, इन्होंने क्या कहा देखिए, मूल्यांकन को छात्रों के द्वारा प्राप्त किए गए शिक्षा उद्देश्यों की सीमा को ज्ञात करने की क्रमबद्ध प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो मैंने अभी तक आपको यहाँ पर 4 डेफिनेशन बता दी। यहाँ पर आप मूल्यांकन की डेफिनेशन को कैसे समझे, हर डेफिनेशन में कहीं ना कहीं यही आया कि शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई, यह मूल्यांकन में क्या किया जाता है, इस चीज को, इस प्रक्रिया, यह प्रक्रिया है कि शैक्षिक उद्देश्यों की सीमा को ज्ञात करने की प्रक्रिया है। कहीं हर जगह एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स की प्राप्ति कितनी हुई इसको मापना ही मूल्यांकन है। समझ गए आप? धीरे धीरे आप मापन और मूल्यांकन में देख रहे होंगे अंतर को। अब देखिए एनसीईआरटी की कंसेप्ट ऑफ इवेल्युएशन नामक पुस्तिका के अनुसार मूल्यांकन प्रक्रिया में निम्नलिखित 3 बातों के विषय में निश्चय किया गया है। देखिए पहले तो एनसीईआरटी की आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कौन सी पुस्तिका में मूल्यांकन प्रक्रिया के बारे में वर्णन किया गया है। तो यहां पर आपने देखा होगा कौन सी पुस्तिका है, ये है आपकी कंसेप्ट ऑफ इवेल्युएशन। तो देखिए साहब क्या निश्चय किया गया है, निम्नलिखित 3 बातों के बारे में निश्चय किया गया है। कहा गया नंबर 1, उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है। तो अब आप समझ रहे हैं मूल्यांकन में किस चीज को मापा जाता है, मेन कि एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स की का अचीवमेंट किस लेवल तक हुआ है। दूसरा साहब, कक्षा में दिए जाने वाले अधिगम अनुभव कितने प्रभावोत्पादक या कितने प्रभावशाली रहे हैं,
इसको मूल्यांकन में इस बात पर डिस्कशन होता है, यानी कि ये बात मूल्यांकन के अंतर्गत आती है। तीसरा, शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति कितने अच्छे ढंग से संपन्न हुई। पहला क्या था, उद्देश्यों की प्राप्ति किस, यानी कि शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है। दूसरा, कक्षा में दिए जाने वाले अधिगम अनुभव कितने प्रभावशाली रहे हैं। तीसरा, शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति कितने अच्छे प्रकार से हुई। तो देखिए, ये तीनों तथ्य मिलकर मूल्यांकन चक्र को पूरा करते हैं, यह यहां पर कहा जा रहा है। अब देखिएगा साहब आगे, शैक्षणिक उद्देश्य यहां पर ध्यान से देखिए, शैक्षणिक उद्देश्य, ठीक है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, सीखने के अनुभव, अपने दिमाग में बैठा लीजिए, मैं बहुत रुक रुक के बोल रहा हूं। पहला क्या था, शैक्षणिक उद्देश्य, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। दूसरा, सीखने के अनुभव, लर्निंग एक्सपीरियंस। तीसरा, व्यवहार परिवर्तन, चेंज इन बिहेवियर। एक दूसरे से मूल्यांकन प्रक्रिया में जुड़े हुए हैं। इनमें से किसी भी एक तथ्य का अभाव मूल्यांकन को अपूर्णता देता है। यानी कि मूल्यांकन में कौन सी तीन बातें आती हैं साहब, एक शैक्षणिक उद्देश्य, दूसरे सीखने के अनुभव, और तीसरे व्यवहार में परिवर्तन। कहा भी जाता है, लर्निंग इज द डिजायरेबल परमानेंट चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट। किसी बालक के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन ही अधिगम है, ठीक है। तो देखिए, शिक्षा को उद्देश्य केंद्रित बनाना ही मूल्यांकन का वास्तविक अभिप्राय है, ठीक है। तो मूल्यांकन का मतलब क्या है, शिक्षा को उद्देश्य केंद्रित बनाना, ठीक है साहब, आप समझ रहे होंगे धीरे धीरे। अब देखिए, मूल्यांकन की आवश्यकता एवं उद्देश्य, क्या क्यों आवश्यकता है और क्या इसके उद्देश्य हैं, इसको भी डिस्कस करते हैं। ये भी हमारे सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन है साहब। तो देखिए, कोठारी आयोग के अनुसार, कोठारी आयोग ने क्या कहा था, देखिए, मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है और यह शैक्षिक उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। यह कोठारी आयोग ने कहा है। मूल्यांकन का प्रमुख पक्ष ज्ञानात्मक क्षेत्र है, यह भी कोठारी आयोग ने कहा है। लेकिन ध्यान रखना, मूल्यांकन में अभी हम आगे पढ़ेंगे भी ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों क्षेत्र आते हैं, लेकिन कोठारी आयोग ने कहा है कि प्रमुख वाला जो पक्ष है वो ज्ञानात्मक है। तो कोठारी आयोग की इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए साहब, मूल्यांकन के संदर्भ में ही कनिंघम साहब ने क्या कहा है, देखिए, कनिंघम साहब ने कहा है, पाठ्यक्रम कलाकार यानी कि शिक्षक के हाथ में एक ऐसा साधन है जिससे वह अपने पदार्थ यानी कि शिक्षार्थी को अपने आदर्श या उद्देश्य के अनुसार अपने कला कक्ष या विद्यालय में ढाल सके, ठीक है। क्या कह रहा है, पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथ में एक साधन है जिससे वह अपने शिक्षार्थी को अपने उद्देश्य के अनुसार अपने विद्यालय में ढाल सके। यह कथन किसका है, काफी इंपॉर्टेंट है, कनिंघम। ये परीक्षा है, मैं आपसे बार बार कहता हूं, जहां बहुत कुछ पढ़ना होता है, एग्जाम में लिमिटेड आता है साहब। अब देखिए साहब, मूल्यांकन के प्रमुख उद्देश्य पे बात करते हैं। तो क्या उद्देश्य हैं ये आप स्वयं से भी बता सकते हैं। पहला देखिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सार्थक व सोद्देश्य बनाना, ठीक है। अगर मूल्यांकन इवेल्यूएशन अगर प्रॉपर तरीके से होगा तो छात्र भी अच्छे से सीखेंगे, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आपकी सार्थक रहेगी, ठीक है। दूसरा, मानकों का निर्धारण व व्यक्तिगत विभिन्नताओं की जानकारी करना। तो मूल्यांकन के द्वारा ही हमको पता चलता है कि आप छात्रों की इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस हैं या हमको कैसे मानकों का निर्धारण करना चाहिए, ठीक है, कि किस मार्क्स तक, जैसे होता है ना 60% पे फर्स्ट डिवीजन, 45 पे द्वितीय एंड 33 अब 33 से 45 के बीच में थर्ड डिवीजन, उससे बिलो फेल, यानी कि उससे मानकों का निर्धारण होता है। और मूल्यांकन के बेस पे, मार्क्स के बेस पे जो मापन है, ठीक है, मापन तो क्या नंबर दे देना किसी को, मापन हो गया, फिर उसके गुण भी बताना, ठीक है, कि वह छात्र बहुत पढ़ाई में बहुत अच्छा है, यह मूल्यांकन है। मूल्यांकन में मापन स्वयं ही निहित रहता है, हमने पहले भी पढ़ा। तो मानकों का निर्धारण एवं व्यक्तिगत विभिन्नताओं की जानकारी करना, यह भी क्या है, मूल्यांकन का उद्देश्य। तीसरा देखिए, छात्रों में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन,
ज्ञान व विकास की जांच करना, कि छात्रों के व्यवहार में अपेक्षित मतलब डिजायरेबल, जैसा हम उनके व्यवहार में परिवर्तन चाहते हैं ऐसा हुआ या ना हुआ। यानी कि छात्र पहले नहीं पढ़ने वाला था, हमने उसको पढ़ने वाला बना दिया, ठीक है, तो उसके व्यवहार में डिजायरेबल चेंज इन द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट, दैट इज लर्निंग, अधिगम, ठीक है। बालक के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन है। ऐसे ही छात्र शैतानी करता था, पढ़ाई में मन नहीं लगा रहा था, अनुशासनहीनता करता था, अब वह अनुशासनहीनता नहीं करता है जबकि अनुशासित रहता है, तो यह छात्र के व्यवहार में परिवर्तन है। तो मूल्यांकन का उद्देश्य इसकी जांच करना भी है, क्या छात्र के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन आया या नहीं आया। अगला देखिए साहब, मूल्यांकन का उद्देश्य विद्यार्थियों की कठिनाइयों का निर्धारण करना तथा प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक के आधार पर उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करना। यानी कि छात्रों को कहाँ पर कठिनाइयां हो रही, छात्र किस सब्जेक्ट में कहाँ पे कम नंबर लेके आए, उसका क्या कारण रहा, अगर उनको कठिनाइयां हो रही हैं तो उनके लिए उपचारात्मक शिक्षण, रेमेडियल टीचिंग की व्यवस्था करना, यानी कि जैसे एक्स्ट्रा क्लासेस, छात्र पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना, ये सब उपचारात्मक शिक्षण है। कक्षा में जो हम पढ़ा रहे हैं उसके अलावा जो एक्स्ट्रा क्लासेस ले रहे हैं, किसी छात्र पर व्यक्तिगत जो ध्यान दे रहे हैं, ये सब रेमेडियल टीचिंग होती है। उपचारात्मक शिक्षण का अर्थ यही होता है। अगला मूल्यांकन का उद्देश्य अधिगम की प्रेरणा एवं शिक्षण की प्रभावशीलता को जांचना, ठीक है, छात्रों को व्यवसाय, शिक्षा इत्यादि के लिए निर्देशित करना, आवश्यकता एवं योग्यता अनुरूप विद्यार्थियों का चयन करना। देखिए मूल्यांकन को सबसे बड़ा उद्देश्य है, क्योंकि कितनी बार जो इसके अंतर्गत वो चीजें आती हैं, मैं आपको बता दूं, जैसे कोई भी जैसे नीट एग्जाम है, तो वहां पर छात्रों का क्या होता है, पहले छात्र सिलेक्शन होते हैं, तो उसके लिए एक एंट्रेंस टेस्ट होता है ना नीट का, जैसे हम समझ रहे हैं, या कहीं पर मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति योजना है, तो वहां पर मूल्यांकन के माध्यम से परीक्षा कराएंगे तो उसका मूल्यांकन होगा, उसी के माध्यम से आवश्यकता एवं योग्यता अनुरूप विद्यार्थियों का चयन किया जाता है मूल्यांकन के द्वारा। कहीं पर भी परीक्षा आयोजित होगी उसका मूल्यांकन होगा, ठीक है, समझ गए होंगे आप। अगला, शिक्षण सहायक सामग्री की उपयोगिता को जांचकर पाठ्यक्रम व प्रविधियों में सुधार करना, ठीक है, ये भी ठीक है। प्रमाण पत्र प्रदान करना, ये तो है ही मूल्यांकन का उद्देश्य। तो ये मूल्यांकन के मेन उद्देश्य थे, इसके अलावा और भी उद्देश्य हो सकते हैं। अब बात करते हैं साहब मूल्यांकन की प्रक्रिया के बारे में, यानी कि इवेल्युएशन प्रोसेस। तो ध्यान दीजिएगा, किसी कार्यक्रम की मूल्यांकन प्रक्रिया 5 चरणों से होकर गुजरती है। ये इस प्रकार है, यह क्वेश्चन एक बार पहले कहीं पूछा गया है कि मूल्यांकन प्रक्रिया के कितने चरण होते हैं। तो मूल्यांकन प्रक्रिया के मुख्यतः 5 चरण होते हैं, आप ध्यान में रखिए। पहला तो है योजना, प्लानिंग होगी। दूसरा कार्यान्वयन यानी कि इम्प्लीमेंटेशन। तीसरा निष्कर्ष व सार यानी कि फाइंडिंग एंड कंक्लूजन। चौथा प्रतिवेदन ऑब्लिक रिपोर्टिंग, जिसको हम रिपोर्टिंग कहेंगे। और पांचवा है प्रसार यानी कि डिसर्मिनेशन, ठीक है। डिसर्मिनेशन ये क्या होते हैं, आपके मूल्यांकन प्रक्रिया के प्रमुख 5 चरण होते हैं, ठीक है, जनरल वे में। अब यहाँ पर बीएस ब्लूम साहब के अनुसार देखेंगे तो यहाँ पे 3 होते हैं, ठीक है क्या। तो ये अब मैं आपको पूरा ऐसे दिखा रहा हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है। इन जनरल 5 चरण, अगर आपसे विशेषकर बेंजामिन स्मिथ ब्लूम के अकॉर्डिंग कहा जाए, अब देखिए महान शिक्षा शास्त्री बेंजामिन स्मिथ ब्लूम, जिनको हम बीएस ब्लूम बोलते हैं, जिनकी हम पढ़ते हैं ब्लूम टेक्सोनॉमी, ठीक है, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक वाला, ठीक है। तो महान शिक्षा शास्त्री बेंजामिन स्मिथ ब्लूम, बीएस ब्लूम ने मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण भाग कहें, बिंदु कहें या सोपान बताएं। तो ध्यान रखें, बीएस ब्लूम के अनुसार मूल्यांकन प्रक्रिया के कितने सोपान हैं, 3 हैं साहब। देखिए क्या है, पहला तो उद्देश्य, जो पहले भी हम कहीं ना कहीं भी बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि इसमें गोल्स आते हैं। दूसरा अधिगम अनुभव, लर्निंग एक्सपीरियंस, ठीक है। तीसरा है मूल्यांकन के उपकरण या व्यवहार परिवर्तन। देखिए किसी बुक में तीसरे को मूल्यांकन के उपकरण लिखा है, या मूल्यांकन लिखा है, या व्यवहार परिवर्तन लिखा है। व्यवहार में परिवर्तन हुआ है, उसकी जांच हो रही है, तो भी तो मूल्यांकन ही है। तो यहां पर आप 2 चीजों को ध्यान रखना, कहीं कहीं पर क्या आ रहा है, मैंने क्वेश्चन देखा है कि मूल्यांकन की प्रक्रिया में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं होता है। तो वहां पर कितनी बार ऑप्शन दे रहा है, उद्देश्य,
अधिगम अनुभव और मूल्यांकन। चौथा वो कुछ अलग दे देगा वहां पर, ठीक है, जो उसके प्रोसेस में नहीं होगा, ठीक है। या कितनी बार सही में कौन दे रहा है, उद्देश्य, अधिगम या व्यवहार परिवर्तन। समझ रहे, चौथा ऑप्शन, ये तीन तो मूल्यांकन प्रक्रिया में होते हैं, आप इनको समझ लीजिए, बाकी क्या होगा, नहीं होंगे वहां पर दो। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, जो अभी ऊपर बताए थे ये दो भी वहां पर नहीं होते, ये तो मूल्यांकन प्रक्रिया के 5 चरण है यहाँ पर, ठीक है, और ये क्या है, सोपान है उसके, प्रोसेस, ठीक है। तो ये भी वहां पे नहीं आते, जनरली 5 चरण होते हैं। अगर बीएस ब्लूम के ने कहा तो तब आप ये 3 चरण करेंगे, समझ गए, 3 जो इसके सोपान है या बिंदु, तो इनको आपको ध्यान में रखना है, ठीक। कौन कौन, उद्देश्य, अधिगम अनुभव, तीसरा क्या है, या तो हम इसको मूल्यांकन के उपकरण कहेंगे या व्यवहार परिवर्तन, यानी कि टूल्स ऑफ इवोल्यूशन कहें या बिहेवियरल चेंजेस। तो देखिए ट्राइंगल भी यहाँ पे बनाया है। उद्देश्य, इसमें देख रहे हैं आप, एक जगह पर आप देख रहे होंगे उद्देश्य यानी कि ऑब्जेक्टिव गोल्स, ये मूल्यांकन प्रक्रिया है ना, मूल्यांकन प्रक्रिया, इसमें क्या क्या होता है, एक तो उद्देश्य होता है, दूसरा अधिगम अनुभव होते हैं, लर्निंग एक्सपीरियंस, तीसरा होते हैं मूल्यांकन के उपकरण या व्यवहार परिवर्तन, मीन्स टूल्स ऑफ इवेल्युएशन या बिहेवियरल चेंजेस। तो ये भी अभी एक ऐसा भी कुछ क्वेश्चन आया था यहाँ पर, जो ट्राइंगल जैसा बना ना, त्रिभुज, तो कुछ ऐसे करके भी एक क्वेश्चन कहीं पूछा था, बाद में जब हम एमसीक्यू कराएंगे तब भी आपको ध्यान रखना है, मूल्यांकन प्रक्रिया के त्रिभुज, मूल्यांकन की त्रिभुज प्रक्रिया को किसके द्वारा दिया गया, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन था। तो ये ट्राइंगल बन रहा है ना यहाँ पर, त्रिभुज जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, ये आपके पास ट्राइंगल बन गया यहाँ पर, ठीक है। तो इसको आप इस तरीके से रखना कि ट्राइंगल वाला जो है आपके पास, ये कंसेप्ट किसका है मूल्यांकन के संदर्भ में, यह कंसेप्ट है आपका बीएस ब्लूम साहब का, मूल्यांकन प्रक्रिया का, समझ गया। क्या क्या याद रखने थे, उद्देश्य, अधिगम अनुभव एंड व्यवहार परिवर्तन। चलिए आगे बढ़ते हैं साहब। अब देखिए मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान। तो मूल्यांकन प्रक्रिया के प्रमुख सोपान निम्नलिखित हैं। वो पीछे क्या था, कंफ्यूज मत होना, बीएस ब्लूम साहब का था वो, मैं बार बार कह रहा हूं। अब देखिए मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान में सबसे पहले उद्देश्यों का निर्धारण एवं परिभाषीकरण, यहां भी कहीं ना कहीं वही बातें आ रही है। अधिगम अनुभव की योजना बनाना, विभिन्न उपकरणों के माध्यम से साक्ष्य प्रदान करना, जो मूल्यांकन उपकरण आ रहा था ना। अगला मूल्यांकन तकनीकियों की रचना, और पांचवा उपकरण का प्रयोग तथा वास्तविक आंकड़ों का एकत्रीकरण, ठीक है। अब इसके बाद से साहब नेक्स्ट आगे चलते हैं, मूल्यांकन के पक्ष, ठीक है। तो देखिएगा, शिक्षा एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। शिक्षा का अंतिम लक्ष्य बालक के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाना होता है। बालकों के व्यवहार में परिवर्तन के सभी क्षेत्रों को प्रमुख रूप से 3 पक्षों में विभाजित किया जाता है। यानी कि व्यवहार में परिवर्तन हुआ तो मूल्यांकन हुआ, तो कौन कौन से हैं, ज्ञानात्मक पक्ष कहें या संज्ञानात्मक कहें, कॉग्निटिव एस्पेक्ट, दूसरा भावात्मक पक्ष, एफेक्टिव एस्पेक्ट, और तीसरा होता है हमारे पास क्रियात्मक पक्ष यानी कि कॉग्निटिव एस्पेक्ट। तो ये क्या है, मूल्यांकन के पक्ष होते हैं। थोड़ा सा हम इनके बारे में आगे भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब देखिए साहब, यहाँ पर जो ज्ञानात्मक पक्ष होता है, तो बीएस ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष की विवेचना करते हुए निम्न प्रकार का ज्ञान इस पक्ष में सम्मिलित किया है। देखिए ज्ञानात्मक पक्ष में किस प्रकार का ज्ञान होता है, इसको ध्यान में रखिए। एक तो विशिष्ट तथ्यों का ज्ञान, विशिष्ट तथ्यों को प्राप्त करने की विधियों का ज्ञान, परंपराओं एवं मान्यताओं का ज्ञान, मैं थोड़ा स्पीड से चल रहा हूं आप लेकिन जरूर अपने दिमाग में रखिए, घटनाओं का ज्ञान, मापदंडों का ज्ञान, विधियों एवं प्रणालियों का ज्ञान, सिद्धांतों एवं सामान्यीकरण का ज्ञान, ज्ञानात्मक पक्ष में, ठीक है। इसके बाद से दूसरा, ज्ञानात्मक पक्ष के 6 स्तर होते हैं, आप सभी को पता है, ब्लूम टेक्सोनोमी, यानी कि ज्ञान, दूसरा बोध, तीसरा प्रयोग, चौथा विश्लेषण, पांचवा संश्लेषण और छठा मूल्यांकन, ठीक है। तो ये क्या है, ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण तथा मूल्यांकन, ये ब्लूम टेक्सोनोमी के ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत 6 लेवल होते हैं, सभी को पता है। हम एजुकेशन टेक्नोलॉजी अपने पहले की वीडियोज में इसमें डिटेल में इनको एक्सप्लेन भी कर चुके हैं, ठीक है, शैक्षिक तकनीकी वाले लेक्चर में। दूसरा देखिए भावात्मक पक्ष या शिक्षण प्रक्रिया वाले में, सॉरी शिक्षण प्रक्रिया जहां हमने समझाई है, तो अफेक्टिव एस्पेक्ट, यह पक्ष बालक की रुचियों, संवेगों एवं मनोवृत्तियों से संबंधित होता है, समझ रहे हैं।
इस पक्ष के भी निम्नांकित 6 स्तर होते हैं। तो रुचियों, संवेगियों, मनोवृत्तियों से कौन सा होता है? भावात्मक होता है। इसमें जो 6 है ना, आग्रहण, प्रतिक्रिया, अनुमूल्यन, विचारण, व्यवस्थापन, चरित्रीकरण, यहां से पहले क्वेश्चन पूर्व में बने। देखिए क्या आता है वहां पर कि जैसे आपके पास आ जाएगा एक आग्रहण, आपके इसमें आ जाएगा ऐसे, किस पक्ष, ज्ञान के किस पक्ष से संबंधित है? तो आग्रहण किस में आता है? भावात्मक पक्ष में। कभी ऐसे भी क्वेश्चन आए हैं, अनुमूल्यन ज्ञान के किस पक्ष से संबंधित है? तो भावात्मक से। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट देखिएगा साहब, क्रियात्मक पक्ष। ठीक है, मूल्यांकन के किस पक्ष से आ जाए या तो क्रियात्मक पक्ष, कॉग्निटिव एस्पेक्ट। तो क्रियात्मक पक्ष मांसपेशियों एवं आंगिक गतियों की आवश्यकता से संबंधित होता है। यानी कि यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज वगैरह ऐसा कुछ आ रहा होगा, फिर मांसपेशियों में आंगिक गतियों की आवश्यकता से संबंधित होता है, कुछ एक्टिविटी हो रही होगी, क्रिया हो रही होगी। शिक्षण प्रक्रिया की दृष्टि से इस पक्ष को भी 6 स्तरों में बांटा गया है, ध्यान रखना। तो ज्ञान के भी 6 थे, भावात्मक के भी 6 थे, क्रियात्मक के भी 6। क्रियात्मक के 6 कौन कौन से हैं जरूर ध्यान में रख लीजिए। एक तो उत्तेजन, कार्यवाही, तीसरा नियंत्रण, चौथा समायोजन, पांचवा स्वाभाविकरण, छठा आदत या कौशल। तो मूल्यांकन के 3 पक्ष थे, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। अब आ जाते हैं साहब, मापन एवं मूल्यांकन में अंतर क्या है? तो यहां से थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे आप। मापन एक प्राचीन धारणा है काफी लंबे समय से, मूल्यांकन एक नवीन धारणा है। क्यों? तो मूल्यांकन में हम जब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे मूल्यांकन के प्रकार, जैसे सीसी पैटर्न आया और भी बहुत सारे, तो उसमें हम देखेंगे। ठीक है, कि मूल्यांकन में नए नए आपके जो एस्पेक्ट्स हैं वो जुड़ते जा रहे हैं। मापन एक सामान्य संप्रत्यय है, मूल्यांकन शब्द एक तकनीकी या प्राविधिक संप्रत्यय है। ठीक है साहब। नेक्स्ट देखिएगा, मापन किसी भी वस्तु की संख्यात्मक, क्वांटिटेटिव तस्वीर होती है। यहां संख्यात्मक ज्यादा बताया जाता है। यहां देखिएगा साहब, मूल्यांकन में मापन के साथ साथ परिमाणात्मक यानी क्वालिटेटिव चित्र भी रहता है। मापन तो होगा ही होगा, साथ में क्वालिटेटिव भी होगा, उसके गुण भी बताए जाएंगे। मापन से पता चलता है कि कोई वस्तु कितनी है, यानी कि उसकी कितनी मात्रा में है। मूल्यांकन यह बताता है कि कोई वस्तु कैसी है। कैसी मीन्स अच्छी है या बुरी है, वस्तु या व्यक्ति है, कुछ भी हो सकता है। मापन का क्षेत्र संकुचित है, मूल्यांकन का क्षेत्र विस्तृत है। देखिए साहब, मैंने नोट्स बनाए थे अपने समय पर, मुझे जिनका फायदा भी हुआ, मैं आपको पूर्व में भी बोला, अभी फिर बोल रहा हूं। 2021 के प्रवक्ता लेक्चरर में जो मैंने नोट्स बनाए थे उसमें यहीं से क्वेश्चन आ गया था। देखिए यहाँ है, मापन का क्षेत्र संकुचित है, क्वेश्चन आया था वहां पर एग्जाम में, आप पेपर देख सकते हैं 2021 लेक्चर का, कि मूल्यांकन के क्षेत्र हैं। वहां एक आया था सीमित, दूसरा संकुचित, तीसरा विस्तृत। तो ध्यान दीजिए, मूल्यांकन का क्षेत्र विस्तृत है। मैंने स्वयं नहीं सोचा था कि यहां से क्वेश्चन बनेगा। देखिए आपको भी नहीं लग रहा होगा ना। देखिए आयोग ने कहां से क्वेश्चन उठा रखा है, मूल्यांकन के क्षेत्र विस्तृत है, मापन का संकुचित है। जब हमने उस टॉपिक को, हम लोग किसी भी टॉपिक को जब डिटेल में स्टडी करते हैं, डीपली स्टडी करते हैं, तो हम ऐसे क्वेश्चंस को फिर इजीली हैंडल कर सकते हैं, जब हम उसकी समझ विकसित हो जाए हमारी कि एक्चुअली में मापन क्या है और मूल्यांकन क्या है। ठीक है, अगला देखिएगा साहब, मापन में जांच किसी उद्देश्य के आधार पर नहीं होती, जांच के परिणाम संख्या, औसत तथा प्रतिशत आदि में व्यक्त किए जाते हैं। समझ गए? किसी उद्देश्य के आधार पर यहाँ मापन में जांच किसी उद्देश्य के आधार पर नहीं होती। जांच के जो परिणाम होते हैं वो संख्या में, या तो न्यूमेरिकल वैल्यू में, औसत में, एवरेज या प्रतिशत आदि में व्यक्त किए जाते हैं। यहाँ क्या होता है, देखिए मूल्यांकन में अधिक जोर इस पर दिया जाता है कि उद्देश्यों की प्राप्ति किस स्तर तक हुई। वही बात, बार बार वही एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स वाली बात आई, इसमें उन्हीं को मेजरमेंट किया जाता है। आगे देखिएगा साहब, मापन का उद्देश्य केवल मापन करना होता है। मापन का उद्देश्य केवल मापन करना। मूल्यांकन का उद्देश्य व्यवहार में परिवर्तन लाकर शैक्षिक कार्यक्रमों में सुधार लाना है। दोनों में अंतर समझिए। मापन का उद्देश्य केवल मापन करना होता है, मीन्स मेजरमेंट में ये मेजर कर दिया जाएगा किसी छात्र ने कितने अंक प्रदान किए, वो केवल मापन है। मूल्यांकन का जो उद्देश्य है वो है व्यवहार में परिवर्तन लाकर
शैक्षिक कार्यक्रमों में सुधार लाना, यानी कि छात्र के व्यवहार में परिवर्तन लाना है, छात्र को पढ़ने वाला बनाना है। अगर कम मार्क्स आए तो उसके और अच्छे मार्क्स आए, उसके लिए एजुकेशनल जो हमारे प्रोग्राम्स हैं उनमें भी सुधार लाना है। टीचर की शिक्षण विधियों में परिवर्तन करना है। यदि कोई छात्र कम मार्क्स अर्जित कर पा रहे हैं, शिक्षक अपने शिक्षण विधियों में परिवर्तन करेंगे, आपका TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल का अधिक उपयोग करेंगे। ये सारी चीजें शायद आप समझ रहे होंगे। ठीक है, अब देखिए, मापन में अधिकतर एक ही प्रविधि का प्रयोग किया जाता है, मूल्यांकन के लिए विविध प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है। अब ये कौन कौन सी प्रविधियां हैं मूल्यांकन के अंतर्गत, मापन के अंतर्गत कौन कौन सी प्रविधियां हैं, यानी कि मूल्यांकन के प्रकार हैं, और उसको हम मूल्यांकन की प्रविधियां हैं उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो शायद आप लोगों को आज का यह लेक्चर पसंद आया होगा। आप मापन एवं मूल्यांकन, उनकी परिभाषाएं, मूल्यांकन की प्रोसेस, मूल्यांकन की आवश्यकता, मूल्यांकन के उद्देश्य, मूल्यांकन के पक्ष, मापन और मूल्यांकन में अंतर को शायद समझ पाए होंगे। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो आप लोगों का एक लाइक तो जरूर बनता है। आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, और आपसे मेरी यह गुजारिश है कि आप अधिक से अधिक लोगों तक चैनल को शेयर करें और अपनी नियमित रूप से पढ़ाई करते रहें। तो आप सभी लोगों ने मुझे धैर्यपूर्वक सुना, ठीक है, तो इसके लिए आप सभी लोगों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।